इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किए और यूएस में 15 बिलियन के 180 A320 एयरक्राफ्ट का बड़ा ऑर्डर दिया। देखते ही देखते 2012 में जेट एयरवेज को पीछे छोड़ते हुए इंडिगो भारत की सबसे बड़ी और सबसे मुनाफे वाली एयरलाइन बन गई, वो भी शुरू करने के सिर्फ 6 साल के बाद। और अब आगे के वर्षों में इंडिगो ने ये पोजीशन बनाए रखी और अक्टूबर 2015 में 3000 करोड़ के आईपीओ के साथ स्टॉक मार्केट में एंट्री ले ली। दिसंबर 2019 तक ये 1500 डेली फ्लाइट्स उड़ाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई। साथ ही 2022 में हुवेजी, एक ग्लोबल ट्रेवल डेटा प्रोवाइडर द्वारा दुनिया भर में 15वीं सबसे पंक्चुअल एयरलाइन होने का भी खिताब जीता इसने। वैसे दोस्तों, एक नजर में इंडिगो के ऑपरेशन जहां फर्स्ट क्लास दिख रहे थे, वहीं पर्दे के पीछे की कहानी कुछ अलग ही चल रही थी। तो इंडिगो जब छोटी थी, इसके फाउंडर्स ने एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन किया था जो जिम्मेदारियों को साफ साफ बांटता था। जहां भाटिया ऑपरेशंस और मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे, जबकि गंगवाल अपने एविएशन के ज्ञान के साथ स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे। उस एग्रीमेंट ने भाटिया को इंटरग्लोब को ज्यादातर डायरेक्टर्स और टॉप एग्जीक्यूटिव को हायर करने की भी इजाजत दी। लेकिन जैसे ही इंडिगो एक नेशनल स्तर पर पहुंची, वो पुराना अरेंजमेंट अब इसके लेवल को मैच नहीं कर रहा था। तो अब गंगवाल को को फाउंडर होने के बावजूद भी कंपनी के बड़े ऑपरेशनल फैसलों में सीमित निगरानी के साथ छोड़ दिया गया। यहाँ गंगवाल की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि भाटिया सही बोर्ड जांच के बिना अपनी ही कंपनियों के साथ डील्स को अप्रूव कर रहे थे। यानी कि भाटिया अपने इंटरग्लोब ग्रुप के होटल्स, रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों को एयरलाइंस कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे। और मजे की बात ये थी कि ट्रांजैक्शन उनके द्वारा बिना सही चेकिंग के ही मान्य किए जा रहे थे। इसलिए भाटिया ने दावा किया कि ये डील कंपनी के 0.5% से भी कम है और इसीलिए फॉर्मल बोर्ड अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। वो बात जिससे गंगवाल अभी भी असहमत थे, क्योंकि गंगवाल का मानना था कि अगर इन लेन देन की सही मायने में स्वतंत्र बोर्ड द्वारा जांच नहीं की गई तो पैसे के गलत इस्तेमाल का उन पर आरोप उठ सकता है। अब जब बार बार चर्चाओं से इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ,